हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है रीडिंग सेशन नंबर 9 एंड हम पढ़ रहे हैं दिस बुक नेम्ड होमो डियस बाय प्रोफेसर युवल नोआ हरारी। सो बेसिकली इन दिस बुक व्हाट द ऑथर ट्राइज टू डू इज हमारा रीसेंट हिस्ट्री, हमारा प्रेजेंट को इवैल्यूएट करके ही ट्राइज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर कि हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बात किया वॉर्स के बारे में, तो किस तरह से वॉर एंड पीस को एग्जिस्ट कर रहा है आज के डेट में, कैसे न्यूक्लियर वेपन्स के कारण एक नया पीस, एक नई तरह की शांति बहाल है पूरे दुनिया पे। तो इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया पिछले वीडियोस में। अब वॉर के डायनामिक्स भी बहुत चेंज हो चुके हैं आज के डेट में बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वॉर पे, उनके कारण भी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे पीस के बारे में, क्योंकि जब भी हम वॉर के बारे में बात करते हैं तो साथ ही साथ पीस का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। देखते हैं प्रोफेसर युवल ने क्या कहा है। In consequence, the word peace has acquired a new meaning. Previous generations thought about peace as the temporary absence of war. हमें यूजुअली पहले ज़माने में भी हमें यही लगता था कि शांति मतलब absence of war। अगर आपके देश में, आपके किंगडम में कोई सीरियस वॉर नहीं चल रहा है तो मतलब आपका किंगडम शांति से है। बट आजकल वैसा नहीं रहा। पहले होता था पीस मतलब एब्सेंस ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते थे एंड बीच बीच में थोड़े थोड़े पीरियड्स आते थे जब शांति बहाल होती थी। टुडे वी थिंक अबाउट पीस एज द इम्प्लॉजिबिलिटी ऑफ वॉर। आज के डेट में हम पीस को द न्यू नॉर्मल बना चुके हैं। नॉर्मली सारे देश पीसफुली कोएग्जिस्ट करना चाहती है आज के डेट में। कहीं कहीं कभी कभार कुछ क्लैशेस होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ हजार या लाखों में कुछ लोग मर जाते हैं, बट इन जनरल कंट्रीज चाहती है कि सब पीसफुली कोएग्जिस्ट करे। तो देख रहे हो नॉर्मल चेंज हो चुका है। पहले वॉर वॉज द नॉर्मल एंड पीस बीच बीच में आता था। आजकल पीस इज द नॉर्मल एंड बीच बीच में कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर्स आते हैं। When in 1913 people said that there was peace between France and Germany, they meant that there is no war going on at present between France and Germany. But who knows what next year will bring? अगर 1913 में लोग बोलते थे कि अभी फिलहाल जर्मनी और फ्रांस में शांति है, इसका मतलब they were feeling grateful कि थैंकफुली अभी जर्मनी और फ्रांस के बीच में शांति है। अगले साल मुझे नहीं पता क्या वाकई में कोई वॉर लगने वाला है अगले साल, या फिर ये शांति बहाल रहेगी। तो इस चीज के बारे में लोग बहुत डाउटफुल होते थे कि शांति से कैसे रह सकते दो देश आपस में, अगर दो पावर्स रह रहे आजू बाजू तो उनमें तो टकराव होना ही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल था। लेकिन आज के डेट में काफी हद तक हमने जो नॉर्मल था उसको हमने चेंज कर दिया है। आज के डेट में शांति इज द न्यू नॉर्मल। When today we say that there is peace between France and Germany, we mean that it is inconceivable under any foreseeable circumstances that war might break out between them. आज अगर मैं कहता हूं कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में आज के डेट में शांति है, इसका मतलब मैं ये सोच के चल रहा हूं कि शायद अगले 5-10 साल में भी there is no chance of war. पिछले 10-20 साल में भी वॉर नहीं हुआ था, अगले 5-10-15-20 साल में भी देयर इज नो चांस ऑफ वॉर। शांति है मतलब है, पिछले 40-50 सालों से या अगले 30-40 सालों तक शांति बहाल रहेगा।
आज हम लोग ये मान के चलते हैं पीस को, क्योंकि हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं वर्ल्ड पीस को। बट ये जो केस है, सच पीस प्रिवेल्स नॉट ओनली बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी बट बिटवीन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बट नॉट ऑल कंट्रीज। सारे कंट्रीज के बीच में ऐसा सीन नहीं है। आप अगर देखोगे छोटे छोटे पॉकेट्स है पूरे अर्थ पे जहां पे बहुत ज्यादा टेंस है सीन। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कितना ज्यादा टेंस रहता है। साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में जो डिमिलिटराइज जोन है कितना ज्यादा टेंस रहता है। यहां पे भी पीस टाइम ही चल रहा है, बट फिर भी टेंशंस काफी हाई लेवल पे है। चाइना के साथ ज्यादातर कंट्रीज का जो भी बॉर्डर है वहां पे डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं और चाइना मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, जिस कारण बॉर्डर हमेशा टेंस रहता है। चाइना के साथ ज्यादातर कंट्रीज का टेंस रिलेशन है। तो मतलब आजकल जो पीस है इसका थोड़ा डेफिनेशन बदल गया है। शांति मतलब ये नहीं कि हाथ पैर उठा के आराम से एसी चला के सो जाओ, देयर इज नो वन गोइंग टू कम टू योर कंट्री। शांति मतलब आज के डेट में एब्सेंस ऑफ वॉर तो है, एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत शायद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा होगा। समझ रहे हो? मतलब पीस इज नॉट एब्सोल्यूट पीस। आज के डेट में ज्यादातर कंट्रीज में इट्स नॉट एब्सोल्यूट पीस। शांति बहाल है। शांति का मतलब बंदूकें नहीं चल रही, लेकिन प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। छोटे छोटे साइबर अटैक्स चल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड स्टेज में किसी को कॉर्नर करना, किसी के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करना चल रहा है। तो डिप्लोमेटिक वॉरफेयर चल रहा है। तो आज के डेट में पीस का डेफिनेशन थोड़ा सा बदला है, क्योंकि वॉरफेयर के तौर तरीके बहुत बदल गए हैं। पीस का डेफिनेशन बदला है, मतलब कि आपके देश में अगर बंदूकें नहीं चल रही, टैंक्स नहीं चल रही, एयर रेड्स नहीं हो रहे, मतलब आप शांति में हो। अगर आप डिप्लोमेटिकली किसी के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हो, किसी देश पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हो, किसी देश के सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पे आपने अपने देश से स्पाइस भेजे हुए हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड विद इन द रियल्म ऑफ पीस। यहाँ ठीक है, शांति है, यू नॉट डायरेक्टली किलिंग ईच अदर, बट हाँ थोड़ा बहुत काड़ीबाजी बोलते हैं ना, काड़ीबाजी कर रहे हो, बट या यू आर नॉट डायरेक्टली किलिंग ईच अदर। प्रॉक्सी वॉर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर जो इंडिया में चल रहा है। हालांकि हम है शांति में, इंडिया और पाकिस्तान पे लास्ट वॉर कारगिल वॉर हुआ था, उसके बाद कोई मेजर वॉर नहीं हुआ है। बट ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 3 मुजाहिद घुसा दिए, 10 मुजाहिद घुसा दिए, 20 मुजाहिद घुसा दिए, कहीं पे टेररिस्ट अटैक करवा दिए, ये प्रॉक्सी वॉर को हम क्या माने? आर वी एट वॉर या फिर शांति बहाल है हमारे बीच? तो ये चीज एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। प्रॉक्सी वॉर को क्या माने, वॉर या पीस? आगे बढ़ते देखते हैं ऑथर क्या बोलते हैं। There is no scenario for a serious war breaking out next year between Germany and Poland, between Indonesia and the Philippines, or between Brazil and Uruguay. मतलब आज के डेट में पीस की जब हम बात करते हैं, हम सोच के चलते हैं कि हाँ अगले साल, अगले 1, 2, 3, 4, 5 सालों में शायद कोई एक मेजर सीरियस वॉर नहीं होगा। लेकिन somehow ये बुक जो है 2015 में लिखा गया था, ये उस वक्त कुछ हद तक, मुझे जहाँ तक उस वक्त का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पता है, कुछ हद तक सही था। मतलब वी वर एबल टू प्रेडिक्ट कि अगले 4-5 सालों में शायद वॉर्स नहीं होंगे। दिस इज प्री कोविड। कोविड के बाद एक जॉल्ट लगा है सारे देशों के इकोनॉमीज को। वहां की जो सरकारें हैं, मोस्टली ज्यादातर देशों में
वहाँ के गवर्नमेंट्स दे टर्न्ड आउट टू बी कंप्लीट फेलियर्स इन हैंडलिंग कोविड। और समहाउ मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ कोविड में, बट समहाउ मुझे लग रहा है कि सबके माइंडसेट में एक चेंज आया है पोस्ट कोविड। ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम मोर रिलक्टेंट, मोर केयरलेस एंड मोर इम्पल्सिव इन जनरल। मैं बता रहा हूं, कोविड के पहले वी ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हम बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा। बात बात में लड़ाई कर दिए, न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दिए, बात बात में छोटी छोटी बातों में झगड़े कर लिए, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, आई डोंट केयर। ये वाला चीज बहुत ज्यादा इंसानों के अंदर आ चुका है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपको भी ये चीज फील हो रहा है। कोविड के बाद इकोनॉमीज का ध्वस्त होना तो वो तो जनरल था, वी कुड सी इट। बट क्या कोविड के बाद इन जनरल इंसानों के साइकोलॉजी में कोई चेंज आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव? हो सकता है कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए हो, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। दिस न्यू पीस इज नॉट जस्ट अ हिप्पी फैंटेसी। अच्छा, ये जो नए पीस की जो बात कर रहे ऑथर की न्यूक्लियर वेपन्स के कारण जो न्यूक्लियर डेटरेंस बना है बड़े बड़े पावर्स के बीच में कि तू मुझे मत मार तो मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, लेट्स नॉट फाइट बिकॉज वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स। एंड अगर न्यूक्लियर वेपन्स चल गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों देशों के लिए। तो ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस बना, हमने न्यूक्लियर डेटरेंस को और अच्छे से डिस्कस किया है इसी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियो में। तो इसके कारण एक नए टाइप का पीस आया है। ये पीस का जो रूट है दैट इज नॉट लव या शांति चाहिए मुझे हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए ज्यादा, रूट ये नहीं है। ये जो नए टाइप का जो शांति जो वर्ल्ड पे अभी छाया हुआ है, इसका रूट इज नॉट पीस इटसेल्फ, बट इसका रूट है डर, फियर। समझ रहे हो? मतलब पीस के भी दो रूट कॉजेज हो सकते। एक है आपको शांति चाहिए क्योंकि आप शांत रहना चाहते हो, आप एक उलझन से भरा हुआ दिमाग नहीं चाहते हो, आप शांति चाहते हो। यू डोंट वांट टू थिंक एनीथिंग एंड यू वांट कामनेस इन योर लाइफ। एक वो शांति होता है। और एक शांति होती है जो स्कूल्स में क्लासेस में सिखाया जाता है हमको, टीचर के डर से शांत रहो। स्टूडेंट्स शांत नहीं होना चाहते, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मस्ती, बट वो शांत रहते हैं टीचर के डर से। टीचर मारेगा, खैर आजकल तो मारते नहीं है, बट टीचर मारेगा या पनिशमेंट मिलेगा। डर से शांत रहना और वाकई में शांत रहने के लिए शांत रहना दोनों अलग चीजें हैं। आजकल जो वर्ल्ड पे जो पीस छाया हुआ है दैट इज डर के शांत रहना। एक दूसरे से डरे हुए हैं हम कि मेरे पास अगर न्यूक्लियर वेपन है उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स चल गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा दोनों देशों का। आ रहा है समझ में? तो दिस पीस, इंडिया पाकिस्तान में जो पीस है या इंडिया चाइना में जो पीस है, दैट इज डर वाला पीस, न्यूक्लियर डेटरेंस वाला पीस। एंड मोर ओवर इस पीस को ऐसे नहीं है कि ये पीस बस एक हिप्पी फैंटेसी है। हिपीज को जो आप जानते होंगे तो हिपीज को पीस के साथ बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। दे वर ऑल लव पीस एंड वैसे टाइप का थोड़ा उन लोग का साइकोलॉजी था कि सब प्यार से रहो, सब मिल के रहो, नशे करते रहो एंड आर्ट बनाते रहो, एंड ऐसा टाइप का साइकोलॉजी था उनका। बट ऑब्वियसली उस तरह से दुनिया चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप आर्ट बनाते रहे और सिर्फ नशे करते रहे एंड लव एंड पीस की बातें करते रहे तो फिर बाकी चीज़ों का थोड़ा चैलेंज पड़ जाएगा। 140 करोड़ लोगों का भूख मिटाना
कोविड जैसे पैंडेमिक से बचाना इतने बड़े पॉपुलेशन को, साइंस के वर्ल्ड में एआई रेवोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबली इम्प्लीमेंट करना, इतने जो ये बड़े बड़े काम हैं, ये शायद ना हो सके अगर सब हिपीज बन गए, सब लव पीस म्यूजिक एंड आर्ट में घुस गए अगर। तो यू नीड अ बैलेंस बेसिकली। आई एम नॉट कंप्लीटली फॉर द हिपी रिवोल्यूशन, इट वॉज अ गुड थिंग, बट हाँ ठीक है, उसका अपना एक जगह है। तो ये जो पीस है ये बस एक हिपी फैंटेसी नहीं है, ये वाकई में कॉरपोरेट्स को भी चाहिए, बड़े बड़े कंपनीज को, गवर्नमेंट्स को भी चाहिए। पावर हंग्री गवर्नमेंट्स एंड ग्रीडी कॉरपोरेशंस आल्सो काउंट ऑन दिस न्यू पीस। जो डर वाला पीस है, इस पे दे काउंट ऑन इट। व्हेन मर्सिडीज प्लान्स its sales strategy in Eastern Europe, it discounts the possibility that Germany might conquer Poland. जब बड़े बड़े कॉरपोरेशंस अपने प्लान्स लाते कि अगले साल हमारा टारगेट ये है, इस एरिया को हमें इस एरिया के मार्केट को कैप्चर करना है, ये मॉडल्स लॉन्च करना है, इतना सेल्स टारगेट है, तो उसमें कभी भी ये बड़े कॉरपोरेशंस नहीं चाहते हैं कि जिस एरिया की वो बात कर रहे हैं उस एरिया में कोई डिस्टर्बेंस आए, लाइक वॉर। दे नेवर वांट इट, क्योंकि वॉर में सबका नुकसान होता। आपने देखा रशिया से कितने बड़े बड़े कंपनीज को एग्जिट मारना पड़ा, चाइना से कितने बड़े बड़े कंपनीज को एग्जिट मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोविड में जो ट्रस्ट चाइना ने खो दिया कोविड के कारण से, ठीक है, WHO का इन्वेस्टिगेशन जो भी आया, बट कोविड के कारण जो चाइना का इमेज डैमेज हुआ है, वो आज तक उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रशिया से जितने बड़े बड़े कंपनीज एग्जिट कर चुके हैं, जो डैमेज रशिया को हुआ है, भले ही वो माने ना माने वो अलग चीज है। गवर्नमेंट्स कभी नहीं मानती अपने फॉल्ट को, उनके लिए बाकी चीजें ज्यादा प्रायोरिटी में है रादर देन एक्सेप्टिंग देयर ओन फॉल्ट। बट रशिया यूक्रेन वॉर के लिए भी रशिया को जिस तरह का इकोनॉमिक डैमेज हुआ है, आई डोंट थिंक कोई भी कंपनी वैसा माहौल चाहती है। तो आज के डेट में वॉर करना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा एक एक्ट हो जाता है। हाँ, यूएस की बात अलग है। यूएस एक ऐसा कंट्री है जो इतने मल्टीपल वॉर्स में इन्वॉल्व रहता है, बट समहाउ वो अपना जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को इतना स्ट्रांगली रखता है हर जगह कि सारे देश, सारे कंपनीज, सारे कॉरपोरेशंस उसके झांसे में आ जाती है। इतने दूर दराज के कंट्रीज में यूएस ने ऑयल के लिए एंड चाइना को काउंटर करने के लिए, अपने बेसिस बनाने के लिए वॉर कर दिया। आपने देखा अफगानिस्तान, इराक, इतने जगहों में यूएस ने वॉर किया, बट उसके ट्रस्ट को क्या इन चीजों से डैमेज पहुंचा? नहीं पहुंचा। Somehow US is very good at putting up a good narrative about itself. We are the saviors. We will save you from all sorts of evil. Although we are going to sell weapons to both the warring parties, दोनों देशों को हम अपने वेपन्स सेल करेंगे, उसमें से मैसिव प्रॉफिट्स कमाएंगे हम, बट स्टिल अपने नैरेटिव को हम इस तरह से रखेंगे कि वी आर फॉर डेमोक्रेसी, वी आर हियर टू सेव डेमोक्रेसी। जहां पे भी ऑयल है वहां पे डेमोक्रेसी खतरे में है, एंड वी आर हियर टू सेव डेमोक्रेसी। तो यूएस अपने बारे में नैरेटिव बहुत अच्छा बनाता है, जो रशिया नहीं बना पाया, जो चाइना नहीं बना पाया। आ रहा समझ में? चाइना एंड रशिया को
इविल कंट्रीज के तरह देखने लगी है पूरी दुनिया। एंड इसके पीछे भी यूएस का प्रोपोगंडा गेम, जो प्रोपोगंडा मशीनरी है, उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। पूरे दुनिया को, रशिया एंड चाइना को इविल कंट्रीज की तरफ प्रोजेक्ट करना, ये उधर का ही प्रोपोगंडा मशीनरी का एक बड़ा सक्सेस कहा जा सकता है। कल अगर इंडिया ऐसा कुछ स्टेप ले ले जिससे कि यूएस को नुकसान हो, ज़्यादा फायदा ना हो, तो शायद वो इंडिया को भी इविल कंट्री पोज कर देगा। तो यूएस का जो नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाता ऑल अक्रॉस वेस्ट एंड ऑल अक्रॉस स्मॉल कंट्रीज। एंड कई बार वो झूठा रहता है, कई बार उसके पीछे सेल्फिश इंटरेस्ट रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, वहाँ पे जो वेपन्स इंडस्ट्री है वो जिस तरह से लॉबिंग करती है, वहाँ की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, लोगों को लड़ाते रहो ताकि हमारा बिजनेस चलता रहे। वो खुद अपना गन वायलेंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब आप सोचो, ऐसा एक कंट्री दुनिया को डेमोक्रेसी के बारे में पाठ पढ़ा रहा है। तो ये जो यूएस का जो इन्फ्लुएंस है ना पूरे दुनिया में, इस इन्फ्लुएंस से बाहर आने की जरूरत है। वेस्टर्न मीडिया किसी चीज को बुरा दिखा रही है करके उसे बुरा मान लेना, एंड वेस्टर्न मीडिया किसी चीज को बहुत अच्छा बता रही है तो उसको अच्छा मान लेना, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। अपनी अकल लगाओ। वापस आते हैं बुक में। A corporation importing cheap laborers from Philippines is not worried that Indonesia might invade the Philippines next year. When the Brazilian government convenes to discuss next year's budget, it's unimaginable that the Brazilian defense minister will rise from his seat, bang his fist on the table and shout, "Just a minute. What if we want to invade and conquer Uruguay?" मतलब ज़्यादातर जो बजट्स आते हैं या फिर जो कंपनीज का फाइनेंशियल प्लानिंग होता है उसमें वॉर का जिक्र बहुत कम होता है कि अगर मान लो अगले साल वॉर लग गया तो जो पैसा चाहिए होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, जो लॉसेस होंगे एक कंपनी को, क्या हम उस पोजीशन में है कि उन लॉसेस को हम रिकवर कर सके जल्द से जल्द। इन सब चीज़ों का बात ही नहीं करते हैं जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, प्रोफेसर बोल रहे हैं कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स यूजुअली वॉर को एक बड़ा पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं उन जगहों पे जहाँ पे ये न्यू जो पीस है वो कुछ खास स्ट्रांगली एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है उन जगहों में। और ये प्रोफेसर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये खुद जिस देश से है इजराइल, वहाँ पे अभी भी डिफेंस को बहुत स्ट्रांग रखा जाता है क्योंकि इजराइल घिरा हुआ है दुश्मनों से चारों तरफ। आपको पता ही होगा भी इजराइल हमास वॉर से हमारा इजराइल का जो मैप है वो और ज़्यादा क्लियर हो गया हमारे दिमाग में, थैंक्स टू मीडिया, न्यूज़ चैनल्स। मैप दिखा दिखा के इजराइल का कहाँ पे गाजा पट्टी है, कहाँ पे लेबनान है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे रफा सेट है, सब कुछ एकदम दिमाग में छाप दिए है ना। तो दीज आर एक्सेप्शंस यूजुअली बोल रहे हैं प्रोफेसर, ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे कंट्रीज एक्सेप्शन है जहाँ पे वॉर को पॉसिबिलिटी में माना जाता है। बट आई डोंट नो, मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि एटलीस्ट द पावरफुल नेशंस यूएस, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान, शायद ये कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, शायद ये कंट्रीज वॉर को एक बड़ा पॉसिबिलिटी मान के चलती है कि हो सकता है फ्यूचर में 1, 2, 3 साल के अंदर कोई बड़ा वॉर लग जाए। और इसलिए ये लोग इतना ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर पे ध्यान देते हैं ताकि इनका डिफेंस फोर्सेस टॉप नॉच रहे। आगे देखते हैं। देयर इज नो गारंटी ऑफ कोर्स दैट द न्यू
peace will hold indefinitely. Just as nuclear weapons made the new peace possible in the first place, so future technological developments might set the stage for new kinds of war. अब हम आ रहे हैं वॉर के और क्या क्या तरीके आ रहे हैं धीरे धीरे फ्यूचर में. फ्यूचर के वॉर्स किस तरह के होंगे. जो मैंने बोला कि पीस मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके देश में अगर गोलियां नहीं चल रही है, टैंक्स नहीं चल रहे हैं, एयर रेड्स नहीं हो रही है तो आप पीस में हो. क्या वाकई में आप पीस में हो? जरूरी नहीं है. बहुत डिफरेंट टाइप के वॉर्स आ रहे हैं. जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. खैर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो काफी टाइम से है, बट आज के डेट में इंफॉर्मेशन इतना फास्ट फैलता है, उसके कारण साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और आसान हो गया है. जो चाइना ज्यादातर अपने नेबर्स के साथ कर रहा है, दैट इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. दबाव बना के रखना. चाइना चाहता है कि ताइवान अपने बजट का मेजर पार्ट अपने डिफेंस को दे दे, ताकि वहां का एजुकेशन, वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप ना हो सके. सेम विद इंडिया. चाइना चाहता है कि इंडिया अपने बजट का मेजर पार्ट डिफेंस को दे, ताकि यहां पे एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप ना हो सके. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से एक कंट्री को आप 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे कर सकते हो. नॉर्थ कोरिया के ऊपर सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का असर हो रहा है. नॉर्थ कोरिया को हमेशा लगता है कि शायद बाकी लोग, आई मीन इन यूएस वगैरह, यूएस एंड यूएस के अलाइज नॉर्थ कोरिया को हमेशा मारना चाहते हैं. तो बेसिकली यूएस इज प्लेइंग अ साइकोलॉजिकल गेम. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है उनका ऑन नॉर्थ कोरिया, जिस कारण नॉर्थ कोरिया अपने पॉपुलेशन को गरीब, एकदम गरीब, खाने को नहीं मिल रहा ठीक से, इतना बुरा हाल में रख के भी अपने डिफेंस पे पैसा लगाए जा रही है कि कैसे भी करके हम एटॉमिक जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको दूर से दूर तक कैरी करने वाले आईसीबीएम्स बना ले और अपने मिसाइल सिस्टम्स को इंप्रूव कर ले, भले ही देश की जनता को खाना ना मिले. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. आपको क्या लगता है, इंडिया भी पाकिस्तान पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर द अदर वे अराउंड? क्या पाकिस्तान हम पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है? जरूर कमेंट्स में बताएं. स्पेशली विद द कश्मीर इशू, कि पाकिस्तान हमेशा भौंकलाया हुआ रहता है कि कश्मीर को बचाना है. वो अपने देश के जनता को भूखा मार देगा, बट उसके दिमाग से कश्मीर का कीड़ा नहीं निकलेगा. और आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान अगले 5-10 साल इसी शेप में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. बट येस, ऑफ कोर्स, एक चीज फिर बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पाकिस्तान से देख रहे हो, ये मत सोचो कि यार हम लोग सब इंडियंस यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग मर जाए, टूट जाए और पाकिस्तान बिखर जाए. इनफैक्ट वी वांट अ पीसफुल नेबर. हम शांति से रहना चाहते हैं यार. लेकिन आपका गवर्नमेंट और आपका आईएसआई, मतलब कैसे ऐसे अथॉरिटी को आप लोग टॉलरेट कर रहे हो, जो लोगों को भूखा रख के अपना मिलिट्री प्रोग्राम को बस आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि वो बाजू वाले कंट्री को डिस्टर्ब कर सके. ऐसे अथॉरिटी को आप कैसे इतने दिन से सह रहे हो यार? आई मीन, हैट्स ऑफ टू यू. हमको पता है आप भी हमारे ही जैसे हो यार. इट्स नॉट कि आप सब बुरे लोग हो और हम सब अच्छे लोग हैं. बुरे लोग, अच्छे लोग इंडिया में भी है, बुरे लोग और अच्छे लोग पाकिस्तान में भी है. आपकी ज़रूरतें और हमारी ज़रूरतें काफ़ी हद तक सेम है. हमारे सपने बहुत सिमिलर हैं, हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी खुशियां बहुत सिमिलर है. आगे बढ़ते हैं. In particular, cyber warfare may destabilize the world by giving even small countries and non-state actors the ability to fight superpowers effectively. अब देखो इसको एग्जाम्पल से कैसे क्लियर किया है ऑथर ने. When the USA fought Iraq in 2003, it brought havoc to Baghdad and Mosul.
but not a single bomb was dropped on Los Angeles or Chicago. US and Iraq war हमने सबने देखा है, हमने देखा बगदाद का क्या हालत किया है यूएस ने, बगदाद एंड मोसुल। मैं आपको इमेजेस दिखा दूं, आप अगर यंग कोई आप देख रहे हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा इराक वॉर के बारे में ज़्यादा। बगदाद डिस्ट्रक्शन, देखिए बगदाद बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं? पहले डिस्ट्रक्शन देख लीजिए, ये देखिए, ये हालत किया है यूएस ने बगदाद का। मिसाइल्स मार मार के, एयर रेड्स कर करके, ऑपरेशंस करते 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 बुरा हाल कर दिया, पूरे देश को रबल्स में कन्वर्ट कर दिया यूएस ने। अच्छा, इसके पीछे क्या कहा था? अगर आप न्यू जनरेशन के हैं, आपको ये सब आइडिया नहीं है क्या हुआ था। बेसिकली यूएस ने ये इस शक पे एक कंट्री का ये हालत कर दिया। यूएस ने कहा था कि इराक के पास, बगदाद इज बेसिकली कैपिटल ऑफ इराक, तो यूएस ने कहा था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मतलब ऐसे कुछ वेपन्स डेवलप कर रहा है। यहाँ का सद्दाम हुसैन करके यहाँ का डिक्टेटर था, वो कुछ ऐसे वेपन्स पे काम कर रहा है जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों को वो मार सकता है। ठीक है, दुनिया ने मान लिया शायद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, सद्दाम हुसैन का इमेज वैसा था। ये बोल के यूएस अटैक किया इस देश पे, और फिर 2 साल बाद पता चला कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो कुछ था ही नहीं। हाँ, इराक में ऑयल जरूर भरपूर था, ऑयल वेल्स से भरा हुआ था ये देश। वो ऑयल वेल्स जरूर अमेरिकन कंपनीज के कब्जे में आ गया विद द हेल्प ऑफ यूएस आर्मी। तो झांसा देना क्या चीज होता है, ये शायद आपको समझ में आ रहा है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल के एक देश को तबाह कर देना और वहां के ऑयल वेल्स को अपने कब्जे में ले लेना, ये है यूएस का गेम। हुआ करता था ये यूएस का गेम। अभी पता नहीं मुझे और क्या क्या गेम खेलने वाला है अमेरिकन गवर्नमेंट, बट जस्ट लुक एट द डिस्ट्रक्शन। मैं आपको और बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस दिखाता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर 2003 देखो, जस्ट लाइक इंडिया, राइट, काफी पॉपुलेशन है, गाड़ियां मूव कर रही है, काफी कुछ, काफी हद तक बॉम्बे या दिल्ली के स्ट्रीट्स के जैसे दिख रहा है। एंड आफ्टर 2003 नीचे देख लो आप, सेम एरिया है, सेम जगह है। और भी काफी सारे बिफोर एंड आफ्टर। ये देखो, ये फोटो खैर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो कई सारे बिफोर एंड आफ्टर पिक्स आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ है बगदाद में। तो यूएस ने तो बहुत बम मारे, बगदाद को एकदम डस्ट में कन्वर्ट कर दिया, बट क्या बगदाद यूएस को हार्म पहुंचा पाया? ना, एक मिसाइल नहीं पड़ा यूएस के किसी सिटी में इराक की तरफ से। तो ये चीज होता है एक वॉर का कि अगले को तो तुम धूल में मिला दे रहे हो, लेकिन अगला तुम्हारे साथ लड़ नहीं पा रहा है। ये होता था जो कन्वेंशनल वॉर्स है, जो मिसाइल एंड टैंक्स के साथ होता है, आर्मीज के थ्रू होता है, उस वॉर में ये लिमिटेशन रहता है। अगर तुम्हारी आर्मी स्ट्रांग है तो तुम्हें कोई खरोच भी नहीं आने देगी, लेकिन सामने वाले को क्रश कर देगा। लेकिन यही चीज आज के डेट में शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि साइबर वॉरफेयर जो होता है, अब साइबर वॉरफेयर में क्या चीज होता है थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो फ्यूचर में और ज्यादा इंटेंस हो सकता है।
In particular, cyber warfare may destabilize the world by giving even small countries and non-state actors the ability to fight superpowers effectively. In the future, though, a country such as North Korea or Iran could use logic bombs to shut down the power in California, blow up refineries in Texas, and cause trains to collide in Michigan. तो क्या होती है ये logic bombs? Logic bombs are malicious software codes planted in peacetime and operated at a distance. It is highly likely that networks controlling vital infrastructure facilities in the USA and many other countries are already crammed with such codes. मतलब logic bombs क्या होते हैं? जैसे पीस टाइम चल रहा है, पीस टाइम में मान लीजिए यूएस एंड ईरान के बीच में अभी फिलहाल मतलब थोड़ा प्रॉक्सी वॉर जैसे चल रहा है, बट इन जनरल पीस टाइम देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन, राइट? तो अभी जब पीस टाइम चल रहा है, हो सकता है ईरान के कई सारे स्पाइज, दोज हु आर वेल ट्रेन्ड विथ कोडिंग, यूएस में ऑलरेडी घूम रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि यूएस के कई सारे वेल ट्रेन्ड कोडर्स एंड स्पाइज ईरान में घूम रहे हैं, या फिर इंडिया में घूम रहे हैं शायद, क्या पता। एंड ये लोग पीस टाइम में क्या करते हैं, ये जो कोडिंग वाले होते हैं, ये ज्यादा बड़े बड़े कोडिंग कंपनीज के स्टाफ होते हैं, इधर से उधर जा रहे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड कोडर्स होते हैं। बट इनमें से कोई कोडर ऐसा भी होगा जिसके पास आईडी कार्ड तो किसी कॉर्पोरेट का है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या टीसीएस, किसी का है, बट अंदर ही अंदर वो काम गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए कर रहा हो। उसका काम है कि कैसे भी करके किसी प्रोजेक्ट के थ्रू वो जाए और ईरान के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, वहां पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाए कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। एंड इन द मीनवाइल जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, जब वहां के सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर रहा है वो कंप्यूटर में, एक छोटा सा पेन ड्राइव लगा के कोई एक मलिशियस कोड, जिसको कि लॉजिक बॉम्ब कहते हैं, वो डाल दिया उसने सिस्टम में। अब वो लॉजिक बॉम्ब ऐसे नहीं है कि घुसते ही साथ पूरा सिस्टम खराब कर देगा। वो लॉजिक बॉम्ब हार्ड डिस्क के किसी कोने में स्टोर हो गया। वो जो मलिशियस प्रोग्राम था वो किसी कोने में स्टोर हो गया कंप्यूटर के अंदर। अब इंटरनेट से तो कनेक्टेड रहते ही है ऐसे डिवाइसेस। जब एक्चुअल वॉर लगेगा, मान लो जब यूएस और ईरान में एक्चुअल वॉर लगा, तब यूएस आर्मी के पास इंटरनेट के थ्रू एक्टिवेट किया जा सके ऐसा एक प्रोग्राम है इंस्टॉल्ड इन ईरानियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंप्यूटर्स। अरे समझ में? अब यूएस आर्मी का साइबर विंग जो है वो क्या करेगा, उसे पता है कहां पे कौन कौन से कंप्यूटर में, कौन कौन से टर्मिनल में, किस किस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने लॉजिक बॉम्ब्स प्लांट किए हुए हैं। वो एक्टिवेट कर देगा इन लॉजिक बॉम्ब्स को। और ये लॉजिक बॉम्ब्स जैसे ही एक्टिवेट होंगे, दे आर नॉट एक्चुअली बॉम्ब्स, उनमें बारूद नहीं है, दे आर जस्ट प्रोग्राम्स, मलिशियस सॉफ्टवेयर बेसिकली। तो जैसे ही ये लॉजिक बॉम्ब्स जो है, जो ईरान के किसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कंप्यूटर में लगा हुआ है, ये लॉजिक बॉम्ब जैसे इंटरनेट के थ्रू यूएस से एक्टिवेट हुआ, हो सकता है ये कंप्यूटर में फैल गया और उस कंप्यूटर से उस नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उसमें फैल गया। एंड ये जो मेन प्रोग्राम है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, या फिर जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स को कंट्रोल कर रहा है जो सॉफ्टवेयर, या फिर जो बड़े बड़े जनरेटर्स को, बॉयलर्स को कंट्रोल कर रहा है जो सॉफ्टवेयर, उन सॉफ्टवेयर में ये मलिशियस प्रोग्राम घुस के मिस फायरिंग करा दे, बॉयलर्स को मिस फायर करा दे, या कोई सेफ्टी इंटरलॉक्स को बाईपास करा दे, या फिर ट्रांसफॉर्मर्स को शट डाउन कर दे। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? वॉर टाइम में जब क्राइसिस वाला सिचुएशन, उस वक्त ईरान एक तो सामने लड़ रहा है यूएस को, बट अंदर ही अंदर उसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी ठप। तेहरान एंड बड़े बड़े जो भी शहर है वहां पे
वहां के मिलिट्री बेसिस में, वहां के हॉस्पिटल्स में, वहां के बैंक्स में ऐसे न जाने कितने हजारों लॉजिक बॉम्ब्स प्लांटेड है और सब एक साथ ट्रिगर होंगे तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। ब्लैकआउट्स, पूरे शहर में ब्लैकआउट। बाहर सोचो वॉर चल रहा और शहर में ब्लैकआउट, अनकंट्रोल्ड ब्लैकआउट। हॉस्पिटल्स में मशीन नहीं चल पा रहे, लोग मर रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि इट्स अ कंप्लीट ब्लैकआउट। अब जस्ट इमेजिन करो, उस तरह का एक सिचुएशन है साइबर वॉर। आज तक साइबर वॉर उतने बड़े स्केल में हुआ तो नहीं है, बट फ्यूचर में जिस तरह से हम अपने आप को डिपेंडेंट बना लिए हैं, साइबर वॉर से जाने जा सकती है आगे जाके। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं थोड़ा और आपको, ताकि समझ में आए साइबर वॉर कितना सीरियस हो सकता है। शेयर मार्केट, आपको पता ही है इंडिया में शेयर मार्केट में कितने लोगों, कितने लाखों करोड़ों इन्वेस्टेड है। जिंदगी भर की कमाइयां लोगों ने शेयर मार्केट में घुसा दिया है। अब मान लो शेयर मार्केट के सिस्टम्स में, हालांकि सेबी के पास ऐसे बैकअप सिस्टम्स है जिसमें से अगर क्रैश करता भी है उनका पूरा शेयर मार्केट का सिस्टम, तो भी दे हैव अ बैकअप। उनको पता है किसने कितना लगाया है और विद इन 24 आवर्स वो ऑनलाइन हो जाएगा सिस्टम वापस से। ऐसा नहीं है कि सब अरे पैसा खत्म हो गया, अरे सब जीरो हो गया, ऐसा नहीं होगा। सेबी के पास बैकअप सिस्टम्स है। बट अगर मान लो चाइना ने लॉजिक बॉम्ब्स प्लांट किए हुए ऑलरेडी इंडिया के सिस्टम्स में, मान लो दिल्ली मेट्रो के सिस्टम में लॉजिक बॉम्ब्स प्लांटेड है, मान लो आई एम गिविंग जस्ट अ सिनेरियो, आई एम नॉट क्लेमिंग कि प्लांटेड है। या फिर मान लीजिए शेयर मार्केट के सिस्टम्स में, सेंसेक्स के सिस्टम में, बीएससी के सिस्टम में लॉजिक बॉम्ब्स प्लांटेड है। या फिर मान लीजिए जो गवर्नमेंट के जो टॉप क्रिटिकल सिस्टम्स हैं उनके अंदर लॉजिक बॉम्ब्स प्लांटेड हैं। दूरदर्शन के सॉफ्टवेयर के अंदर मान लीजिए लॉजिक बॉम्ब्स प्लांटेड है। या फिर जो डिफेंस के सिस्टम्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ कहाँ रखे हुए हैं और उनको कब लॉन्च करना है, उनका जो सॉफ्टवेयर है, उनके जो कंप्यूटर्स है, उस नेटवर्क के अंदर मान लीजिए लॉजिक बॉम्ब्स प्लांट कर रखा है अगर चाइना ने, तो जस्ट इमेजिन करिए एक फुल ब्लोन वॉर के वक्त जब एक साथ ये सारे लॉजिक बॉम्ब्स एक्टिवेट होंगे तो क्या केओस मच सकता है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द पॉसिबिलिटीज कि क्या हो सकता है साइबर वॉर का एक आउटकम, कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है ना साइबर वॉर को लेके, वो अभी भी है कि हाँ ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ अकाउंट्स हैक हो जाएंगे बस, और क्या हो सकता है। साइबर वॉर एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच सकता है, जिस कारण इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस भी साइबर वॉर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और अपने डिफेंसेस को पुख्ता बना रही है। सेबी ने क्यों बैकअप लिया पूरे बीएससी का, बीच बीच में उन लोग का चलता रहता है, इमरजेंसी फंक्शनिंग करके देखते हैं वो लोग कि सब कुछ अगर डाउन हो गया तो क्या हम बैकअप को वापस पूरे सिस्टम को रिकवर करवा सकते हैं हमारे बैकअप से। कुछ दिन पहले ही हुआ था सेबी का। तो डिफेंसेस हम भी बना रहे हैं, और क्या पता इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने भी शायद चाइना के सिस्टम्स में लॉजिक बॉम्ब्स प्लांट किया हुआ है। आई डोंट नो, ये सब हाई लेवल चीजें है, ये सब हमारे जैसे, आपके जैसे कॉमन सिटीजन्स को नहीं पता होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन अप अबाउट थिंग्स जो हो रही है आज के डेट में। तो हो सकता है इंडियन इंजीनियर्स ने भी चाइना में लॉजिक बॉम्ब्स लगा रखा है ऑलरेडी। चाइना में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां पे इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोडर्स जाते हो एंड वो कर रहे काम अपना। इन केस ऑफ वॉर दोनों तरफ से ये एक्टिवेट होगा और इससे इंडिया में भी जनता को बहुत ज्यादा हार्म होगा एंड चाइनीज लोगों को भी बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। तो साइबर वॉर इज अ रियल थ्रेट इन द फ्यूचर। हम लोग कंप्यूटर्स में इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, आर कंप्यूटर्स, आर स्मार्टफोन्स नो each and everything about us. They are hearing us, they are watching us almost 24/7. They know each and everything. They know more about you than yourself.
आप खुद जितना नहीं समझते हो अपने आप को अंदर से बाहर से, उससे ज्यादा आपका स्मार्टफोन पहचानता है। एंड साइबर वॉर में टारगेट आप नहीं होगे, आपका स्मार्टफोन होगा, आपका लैपटॉप होगा। तो साइबर वॉर्स कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव इन द फ्यूचर। हाँ, बट ये भी है कि वॉर जैसे हम सोचते हैं कि खून बह रहा है, लोग मर गए, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, शायद साइबर वॉर का डेफिनेशन ही चेंज कर दे। जैसे कोविड एक ऐसा बायो वॉर था, एटलीस्ट मैं तो उसको बायो वॉर मानता हूं, जिसमें खून नहीं बहा बट लाखों लोग मर गए। देयर वाज नो ब्लडशेड, देयर वाज नॉट अ सिंगल बुलेट फायर्ड, बट लाखों लोग मर गए। तो साइबर वॉर भी कुछ हद तक वैसे सा हो सकता है। कोई ब्लडशेड नहीं होगा, कहीं पे गोली नहीं चलेगी, बारूद नहीं फटेगा, नहीं कहीं पे मिसाइल्स नहीं चलेंगी, बट हाँ लाखों करोड़ों मारे जाएंगे। साइबर वॉर इस तरह का वॉर हो सकता है। और जिस तरह से एआई अब आ चुका है, अब एआई किस लेवल में अटैक करेगा एनिमी नेशन को, वो शायद हमें भी नहीं पता। वो शायद अमेरिका के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी नहीं पता होगा कि एआई किस लेवल से अटैक कर सकता है एक एनिमी नेशन को। क्योंकि देखो फाइनली हम इंसान हैं, हमारा ब्रेन का एक लिमिटेशन है, हम में इमोशंस हैं, एआई में इमोशंस नहीं है। एआई को अगर आप टारगेट दोगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव है एनिमी नेशन का कंप्लीट एनाइलेशन, एआई विल टेक इट वर्ड टू वर्ड, कंप्लीट एनाइलेशन ऑफ एनिमी नेशन। वो ये नहीं सोचेगा कितने लाख लोग मरेंगे, कितने करोड़ लोग मरेंगे, नहीं यार इसका गिल्ट आएगा मेरे ऊपर, मासूमों को क्यों मारना है, सिविलियंस को क्यों मारना है, सोल्जर्स को मारो, वो ये सब नहीं सोचेगा। एआई को आप एक ऑब्जेक्टिव दोगे एंड एआई उसको एग्जीक्यूट करेगा वर्ड टू वर्ड। दैट्स हाउ इट हैज बीन ट्रेन्ड। एंड आप सोचो जब ऐसा एक इंटेलिजेंस साइबर वॉर में घुसेगा तो क्या होगा। एंड एआई सिर्फ यूएस के पास है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा एआई यूएस के पास है वैसा ही एआई चाइना के पास है, और वैसा ही एआई शायद रशिया और इंडिया भी डेवलप करने वाले हैं। तो आई एम नॉट श्योर फ्यूचर के वॉर्स कैसे दिखेंगे और उनका डिस्ट्रक्शन का स्केल किस लेवल का होगा। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें ऐसा कुछ ना देखना पड़े। However, we should not confuse ability with motivation. Though cyber warfare introduces new means of destruction, it doesn't necessarily add new incentives to use them. इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली 9 साल पहले लिखा गया ये बुक, तो शायद चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं। ये कह रहे हैं कि कैपेबिलिटी तो बहुत कुछ हो सकता है साइबर वॉर से, बट मोटिवेशन क्या है? जो आप हार्म कर रहे हो एनिमी नेशन को, उसके पीछे आपकी क्या मोटिव है, क्या सोच के कर रहे हो? तो over the last 70 years humankind has broken not only the law of the jungle but also the Chekhov law. अच्छा, अब नया एक लॉ चेकोव लॉ के बारे में पढ़ते हैं। एंटोन चेकोव famously said that a gun appearing, सुनो लॉ को सुनो, a gun appearing in the first act of play will inevitably be fired in the third. अगर आप आज एक बंदूक निकाल के टेबल पे रख रहे हो just to show it, there are high chances कि परसों तक आप शायद उस बंदूक को एक्चुअली यूज कर लोगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अभी तो मैं बंदूक के बारे में बोला, बट अगर बंदूक की जगह मैं किसी ऑटोनॉमस सिस्टम का नाम ले लेता हूं, XYZ कोई भी ऑटोनॉमस सिस्टम है जो AI enabled है एंड विच इज प्रोग्राम्ड टू किल पीपल, तो आज अगर आप शो ऑफ कर रहे हो उस चीज का, निकाल के रख रहे हो, बस दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो हमारे पास ऐसा सिस्टम है, हो सकता है
आज से 5 साल 10 साल बाद आप उस सिस्टम को एक्चुअली यूज करोगे। यूएस ने भी ऐसा ही किया था ना, पहले उसने टेस्टिंग किया न्यूक्लियर वेपन का टू शो, एंड फिर एक्चुअली यूज किया उस चीज को हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। इसको बोलते हैं चेकोव लॉ। थ्रूआउट हिस्ट्री इफ किंग्स एंड एम्परर्स एक्वायर्ड सम न्यू वेपन, सूनर और लेटर दे वर टेम्प्टेड टू यूज इट। टेम्पटेशन होता है, कोई नया वेपन आता है ना, आपके अंदर टेम्पटेशन आता है, यार इसको थोड़ा यूज करके देखते हैं एक वॉर में। ठीक है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख जो मरेंगे मरेंगे, बट मजा आएगा, थोड़ा देखते तो है क्या पोटेंशियल है इस वेपन का। ये जो टेम्पटेशन है, ये जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर खोट है, इस चीज से हमें डरना चाहिए। Since 1945, however, humankind has learned to resist this temptation. हम सीख रहे हैं इस temptation को resist करने का। The gun that appeared in the first act of Cold War was never fired. By now, we are accustomed to living in a world full of undropped bombs and unlaunched missiles, and have become experts in breaking both the law of the jungle and the Chekhov law. तो चेकोव लॉ को भी हम लोग काफी हद तक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस ने एक बार अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो तोड़ नहीं पाया चेकोव लॉ को। उसने पहले शो ऑफ किया न्यूक्लियर वेपन्स एंड देन यूज कर लिया। टेम्पटेशन आया, टेम्पटेशन को रोक नहीं पाया। बट उस टेम्पटेशन को देखने के बाद पूरी दुनिया ये समझ गई कि यार ऐसे टाइप के वेपन्स यूज करना क्या वाकई में समझदारी होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में जार बॉम्बा दिखाया था। जार बॉम्बा का बस टेस्टिंग हुआ, वो कभी किसी शहर पे यूज नहीं किया गया। मतलब रशिया ने चेकोव लॉ को तोड़ दिया। आ रहा है समझ में? इंडिया ने भी चेकोव लॉ को तोड़ा है। वी आर न्यूक्लियर पावर, हमने पोखरान टेस्ट किया है, बट उस चीज को कभी टेम्पटेशन की तरह यूज नहीं किया कि चलो यूज करके देखते हैं किसी शहर में न्यूक्लियर वेपन किस तरह का डैमेज कर सकता है। नहीं, वी आर नॉट गिविंग इन टू दैट काइंड ऑफ टेम्पटेशन। ये बहुत जरूरी है, यही हमारी समझदारी है। बट मैं कह नहीं सकता बाकी चीजों के बारे में। एआई टेक जो आ रहा है वो किस तरह से कौन यूज करेगा, आई कांट रियली प्रिडिक्ट। तो हमारी दुनिया में ऐसे अनड्रॉप्ड बॉम्ब्स एंड अनलॉन्च्ड मिसाइल्स बहुत है जिनका पोटेंशियल डेंजर तो बहुत ज्यादा है, बट हमने कभी यूज नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि उसको यूज कर लेंगे तो बहुत जान और माल का नुकसान होगा। If these laws ever do catch up with us, it will be our own fault, not our inescapable destiny. अगर अभी तो हम चेकोव लॉ को भी तोड़ा, काफी हद तक हमने टेम्पटेशन में गिवन नहीं करते हम, और काफी हद तक लॉ ऑफ द जंगल को भी तोड़ा है हमने कि दो बड़े पावर्स आजू बाजू पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइक इंडिया एंड चाइना, वन ऑफ द 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। लेकिन वी आर कोएग्जिस्टिंग ना, वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द लॉ ऑफ द जंगल। तो अभी तो पूरी दुनिया कोशिश कर रही है लॉ ऑफ द जंगल एंड चेकोव लॉ को तोड़े, बट फ्यूचर में अगर हम कभी विक्टिम बन गए लॉ ऑफ द जंगल एंड चेकोव लॉ के, तो वो हमारा खुद का फॉल्ट होगा एंड वो हमारी इमेच्योरिटी होगी कि हम चेकोव लॉ और लॉ ऑफ द जंगल को तोड़ नहीं सके, हम उसके विक्टिम बन गए। हमारी खुद की गलती होगी, हमारी इनएस्केपेबल डेस्टिनी नहीं होगी। ऐसे मतलब भाग्य नहीं होगा, किस्मत नहीं होगा कि नहीं वो तो किस्मत में लिखा हुआ था कि हम इस लॉ को नहीं तोड़ पाएंगे तो नहीं तोड़ पाए, ऐसे नहीं बोल सकते हम। हमारे किस्मत में लिखा हुआ है कि हम इस लॉ, ये 2 लॉज को तोड़ सकते हैं। बट अगर हम अपने गुस्से को, अपने जिद को, अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाए तो शायद हम नहीं तोड़ पाएंगे इन लॉज को, और शायद हम विक्टिम हो जाएंगे और दुनिया पे एक बहुत गंदा वॉर लग जाए आगे चल के।
लग तो रहा है मुझे कि शायद अगले 10 सालों के अंदर कुछ बड़ा वॉर लग सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह, जैसे कि हमारे मीडिया चैनल्स तो डेली बेसिस पे लगाते रहते हैं। क्या विश्व युद्ध 3 शुरू होने वाला है? जानिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में। तो वैसे तो मीडिया डेली बेसिस में लगा ही रही है वर्ल्ड वॉर 3, बट ऑब्वियसली आर्मी जनरल्स दे डोंट ask the media for war permissions. They have their own brains working on it. तो मैं एक बहुत स्ट्रांगली एक चीज को बिलीव करता हूं कि जो आप सोचते हो वो हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हम इस बारे में ना सोचे, वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में एज अ होल, एज अ सोसाइटी, तो शायद हम बच जाएं। ये मेरी अपनी मान्यता है कि शायद ये ना हो क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो वो बहुत ही शॉर्ट होगा और बहुत ही इंटेंस होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन एंड वेरी वेरी इंटेंस होगा। विद इन वीक्स एक मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कोई टाइम अपने लाइफ स्पैन में देखना। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, शायद आप भी नहीं चाहते हो ऐसा कुछ अपने लाइफ स्पैन में देखना। अगर आपको लग रहा है कि मजा आएगा ना यार, वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो देखेंगे ना कैसे लोग लड़ते हैं मरते हैं, उसमें शायद आप खुद रहोगे, आपके फैमिली वाले रहेंगे, आपकी स्पाउस शायद उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, आपके बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे, शायद आपके भाई बहन, सगे भाई बहन, आपके माँ बाप शायद उस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि आप उनके साथ ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखना चाहते। तो लेट्स नॉट थिंक अबाउट सच अ थिंग। मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो वर्ल्ड वॉर 3 आप डेली बेसिस में अपने प्रोग्राम्स में लगाते रहते हो टीआरपी के लिए, मसाले के लिए, थोड़ा मसाला कम करो ना यार, पेट में छाले पड़ रहे हैं। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। I'll see you in the next video. नेक्स्ट वीडियो में हम टेररिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़रूर देखो आप नेक्स्ट वीडियो एंड डू लेट मी नो कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। वी आर गोइंग टू रीड दिस होल बुक। बहुत सारा विजडम है इसमें। In fact, we are reading 2 books, Homo Deus and the other one is Sapiens. तो मेरा जैसे ही चैप्टर 1 खत्म होगा Homo Deus का, I'll start with chapter 2 of Sapiens by the same author. And Sapiens हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में बताता है, Homo Deus हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है। I would strongly recommend कि आप ये दोनों बुक्स को खरीदो और पढ़ो। अमेजिंग वर्क। एंड अगर पढ़ने में आलस लगता है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड सुनते रहो बुक्स को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।